So, hello everyone, this is Piyush Anand and welcome to Data Prog. So, let's begin with the introduction of SQL. तो हमें पहले ये समझना है कि SQL है क्या, ओके? इंट्रोडक्शन में हम यही समझने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं, चलो सबसे बोरिंग पार्ट से। ये SQL का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो SQL को अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस। अब देखो, मुझे भी पता है कि अगर तुम इस डेफिनेशन को रीड आउट करोगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा इस, ठीक है? बट अगर हम इस डेफिनेशन को 4 या 5 चीज़ों में तोड़ दें, ओके, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हम इसको अलग-अलग चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। स्टोर, मैनेज, रिट्रीव डेटा एंड रिलेशनल डेटाबेसेस, दीज आर द थिंग्स। हमें इतना ही समझना है और हम एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे। और अगर हमें इतना इंट्रोडक्शन आता है तो हमें दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि बेसिकली एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टोर, मैनेज, रिट्रीव डेटा इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आओ समझते हैं कि डेटा क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगर हम डेटा और रिलेशनल डेटाबेसेस को समझ लें तो हम पता है कि स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कहीं पर अगर डेटा स्टोर है तो हम वहां से उस डेटा को निकाल कैसे रहे हैं, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल ऑफ डेटा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेटा क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, ओके? सो एंड बाय दिस वी विल बिगिन the first introductory video of SQL. So now let's begin with the introduction of data. हम पहले ये समझते हैं कि डेटा एक्चुअली में होता क्या है। और देखो, जब हम SQL को डेटा साइंस में पढ़ने वाले हैं तो हमें पहले ये रिक्वायरमेंट है कि हम डेटा को समझें, उस डेटा को समझें उसके ग्रैन्युलर लेवल पे। एक्चुअली में कि डेटा बेसिकली है क्या। अगर हम डेटा को उसके ग्रैन्युलर लेवल पे समझ पा रहे हैं तो हम SQL को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ओके? तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कि डेटा क्या है। हम सब ने स्कूल टाइम में ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि डेटा इज द इंफॉर्मेशन, डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन इन रॉ फॉर्मेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। अब चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि तुम अपने किसी दोस्त से उसके फ्लैट पे मिलने के लिए गए हो और सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे को गेट पे रोकता है, ओके? नॉर्मल है, तुम्हारे से क्या क्या चीज़ें पूछेगा। तुम्हारे से ये पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है। अगर मान के चलो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें नहीं जानता है, कोई नया सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारे से तुम्हारा नाम पूछेगा, तुम्हारे से ये पूछेगा तुम कौन से फ्लैट नंबर पे जा रहे हो, तुम्हारे से तुम्हारा फ़ोन नंबर लेगा, तुम्हारे से ये पूछेगा कि रीज़न ऑफ विजिट क्या है, ओके? तो ये चीज़ें जब वो तुम्हारे से पूछेगा और तुम उसको बताओगे या तुम्हारे हाथ में वो रजिस्टर देगा, पेन देगा, तुम उसको लिखोगे कहीं पर, तो तुमने क्या किया अल्टीमेटली, तुमने एक डेटा एंट्री करी, ठीक है? तुमने अपना नाम लिखा, तुमने अपना फ्लैट नंबर लिखा कि तुम कौन से फ्लैट नंबर पे जा रहे हो मिलने के लिए, तुमने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया उसके रजिस्टर पे और तुमने रीज़न ऑफ विजिट लिखा। तुमने क्या की, तुमने डेटा एंट्री करी वहाँ पे, ठीक है? तो अब ये डेटा बेसिकली, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तुमने डेटा एंट्री करी और डेटा नहीं स्टोर हुआ। जहाँ स्टोर हुआ उसको डेटाबेस बोलेंगे और जो रॉ इन्फॉर्मेशन तुमने मेंशन किया उसको डेटा बोलेंगे। काम खत्म। यहीं पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ओके, कि डेटा क्या है? एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इन रॉ फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम रोहित है, तुमने अपना नाम लिखा रोहित, तुमने अपना फ़ोन नंबर डाला XYZ 8178123456, ठीक है? तुमने अपना फ्लैट नंबर डाला कि मैं 241 पे जा रहा हूँ मिलने के लिए अपने दोस्त। रीज़न ऑफ विज़िट क्या है? XYZ, कोई भी रीज़न ऑफ विज़िट डाल दिया, ठीक है? तो दैट इज़ डेटा, ठीक है? हर एक पार्ट जो तुमने वहाँ पे एंटर किया है इंडिविजुअली, वो सब एक डेटा का काम करेगा वहाँ पे, और तुमने जहाँ पे उसको स्टोर किया है, वो एक डेटाबेस कहलाएगा। बट अभी तो हम रजिस्टर फॉर्मेट, पेन फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब डिजिटल फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं तो डेटा की कहानी बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि डेटा का नंबर बहुत वास्ट हो जाता है, ओके? अब चलो हम इसको समझते हैं फॉर एग्जांपल कि तो चलो अब इस डेटा को हम अमेज़न के एग्जांपल से समझते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास अमेज़न की आईडी नहीं है, तुम पहली बार अमेज़न के वेबसाइट पर जाते हो और तुमने क्या किया, तो अब अमेज़न पे साइन अप का ऑप्शन पे क्लिक किया, ओके? तो जब साइन अप पे तुम क्लिक करोगे, यू नो कि अमेज़न, फेसबुक, कोई भी वेबसाइट, टेक एग्जांपल ऑफ एनी वेबसाइट, तुम्हारे से पहली बार तुम्हारा नाम पूछेगा, ठीक है? इट विल आस्क यू फॉर अ फ़ोन नंबर, तुम फ़ोन नंबर डालोगे, तुम्हारे को ओटीपी आएगी, ठीक है? यू नो इट, राइट? तुम्हारे को ओटीपी आई, तुमने ओटीपी कंफर्म किया, फ़ोन नंबर डन।
तुम्हारे से तुम्हारा एज पूछा, ठीक है, तुमने कोई भी XYZ एज डाल दिया, तुम्हारे से पासवर्ड रखने को बोला, तुमने पासवर्ड रखा, ओके। तो दिस इज द काइंड ऑफ डेटा एंट्री दैट यू डू फॉर अ वेबसाइट। दिस इज अ डेटा एंट्री दैट यू आर डूइंग। तुमने अपना नाम डाला, तुमने फोन नंबर एंटर किया, तुमने एज एंटर किया, तुमने अपने लिए पासवर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एंड देन आफ्टर इस डेटा के बिहाफ पे Amazon विल गिव यू एन यूजर आईडी, ओके। Amazon तुम्हें क्या देगा? तुम्हें Amazon एक यूजर आईडी प्रोवाइड करेगा एंड यू हैव केप्ट अ पासवर्ड फॉर यू, राइट? तुमने अपने लिए पासवर्ड रखा हुआ है। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड के हेल्प से तुम अल्टीमेटली क्या कर सकते हो? इन फ्यूचर जब तुम Amazon की वेबसाइट पे जाओगे, व्हाट डू यू थिंक? क्या Amazon तुम्हारे से फिर से साइन अप करने के लिए बोलेगा? नहीं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो टू Amazon तुम्हारे को बोलेगा लॉग इन करो। अब लॉग इन करने के तुम्हारे को क्या चाहिए? तुम्हारे को यूजर आईडी चाहिए, तुम्हारे को पासवर्ड चाहिए, ओके। तो तुम्हारे को क्या लगता है ये जो तुमने नाम डाला, फोन नंबर डाला, एज डाला, क्या Amazon ने ये डेटा डिलीट कर दिया? नहीं। Amazon ने ये डेटा सेव किया है, पर कहीं तो सेव किया होगा ना, तो ओके। तो हमने वही देखा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने रजिस्टर पे एंट्री करी थी, Amazon ने इस डेटा को कहीं पर सेव किया और उस चीज को हम बोलते हैं डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस। दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस। तो अभी जो हम एसक्यूएल को पढ़ेंगे, अब देखो एसक्यूएल का हमने इंट्रोडक्शन इनिशिएट किया था, बट हम डेटा को समझ रहे हैं, डेटाबेस को समझ रहे हैं। क्यों 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 समझ रहे हैं? क्या रीजन है कि हमें डेटाबेस को समझना पड़ रहा है, डेटा को समझना पड़ रहा है? अल्टीमेटली देखो एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले हैं एसक्यूएल का यूटिलाइजेशन करके, हम क्वेरी करेंगे। तो अब क्वेरी कैसे कर सकते हैं जब डेटा इस फॉर्मेट में सेव हो रखा है? अभी मैं समझाऊंगा कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। अभी तुम बस इसको देखोगे, जब डेटा इस फॉर्मेट में सेव हो रखा है और फॉर एग्जांपल कि हमें इस फॉर्मेट से, इस बड़े डेटा वेयर हाउस या डेटा बेस से हमें कुछ एक सेलेक्टेड डेटा चाहिए। क्या चाहिए? एक सेलेक्टेड डेटा चाहिए। पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हमें हमें काम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हम कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जो क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हम उसी को एसक्यूएल बोलते हैं। अब तुम ही समझो ना कि Amazon ने तुम्हारे से ये पूरा का पूरा डेटा स्टोर किया, तुम्हारा नाम सेव किया, तुम्हारा मोबाइल नंबर सेव किया, एज, पासवर्ड, ओके। तुम्हारे जैसे लाखों कस्टमर होंगे जिसने Amazon पे अपना अकाउंट बनाया है, जिसका एज सेव्ड है। अब अगर मेरे पास Amazon का डेटा है और मुझे चाहिए कि ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनका एज 20 से लेकर के 25 के बीच में है। आई वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ द कस्टमर्स जिसका एज 20 से लेकर के 25 के बीच में है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा? मैं पूरा का पूरा एक्सेल शीट देखूंगा Amazon पर? नहीं। आई विल यूज सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग जो मुझे बता दे कि हाँ देयर आर लाइक 1.5 मिलियन पीपल जो कि 20 से लेकर के 25 के बीच में आते हैं और उनका अकाउंट Amazon पे है। अगर मान के चलो मुझे चाहिए कि मुझे जानना है कितने लोग हैं जिनका एज 18 से लेकर के 22 के बीच में है और उनका अकाउंट Amazon पे है, तो हाउ कैन आई नो? तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, मुझे उन यूजर आईडी को काउंट करना पड़ेगा जिनका एज 18 से 22 के बीच में है। तो उतने बड़े डेटा को मैं सिंगल हैंड से तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो हाउ कैन आई कैलकुलेट इट? तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल का यूज करूंगा टू नो। तो अब समझ में आया कि एसक्यूएल बेसिकली है क्या। एसक्यूएल इज यूज टू स्टोर, रिट्रीव। तो हमने वहां पढ़ा था कि रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो अब डेटाबेस क्या है हमारे को समझ में आ गया, डेटा क्या है हमारे को समझ में आ गया। और तो चलो अब जल्दी से डेटा टाइप्स को समझते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल जब हमसे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने नाम डाला वहाँ पे, वी एंटर्ड द नेम, वी एंटर्ड द मोबाइल नंबर, वी एंटर्ड द फ्लैट नंबर, वी एंटर्ड द टाइम, जब हम किस टाइम पर हम उस कैंपस में एंट्री ले रहे हैं, वी एंटर्ड द टाइम के किस टाइम पे हमने कैंपस से एग्जिट किया है, ओके। तो अब इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रिंग, ओके,
Then after the next data type that we talk about is float, integer, and date and time. एसक्यूएल में हम इन्हीं 4 डेटा टाइप्स के ऊपर फोकस करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, फ्लोट क्या है, इंटीजर क्या है, डेट एंड टाइम क्या है। अब तुमने तुम्हारा नाम एंटर किया, ओके, फॉर एग्जांपल हमने नाम का एग्जांपल लिया था रोहित, ओके। तो ये सो एनी कैरेक्टर, ठीक है, अल्फाबेट तुम कोई भी एंटर कर रहे हो, तुम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बोल सकते हो इन एसक्यूएल, ओके। फ्लोट, फॉर एग्जांपल 2.15, दैट इज अ फ्लोट। 5.12, that is a float, okay. Integer, any whole number, 1, 2, 5, 8, any whole number, that is called an integer data type. And date and time, for example कि तुम जब एंट्री कर रहे थे at that point of time, the time was 5:30, okay. But SQL के केस में डेट एंड टाइम जब हम एंटर करते हैं, so first it's year, y, then month, so mm, and then date, so dd, and then after it's hour, minute, and second. So that is called the date and time data type. So अब देखो तुम्हारे को ये समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप स्ट्रिंग को जब भी हम कोई भी कैरेक्टर की एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल रोहित, फॉर एग्जांपल एनी कैरेक्टर जिसमें कि हम अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एसक्यूएल के केस में हम उसको स्ट्रिंग के अंडर लेंगे। अगर मान के चलो कि हम पाइथन पढ़ रहे होते हैं, तो पाइथन के केस में डेटा टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इंटीजर, नन, ओके। तो पर एसक्यूएल के केस में हम जो मेन डेटा टाइप याद रखेंगे, तो हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, इंटीजर है, डेट एंड टाइम है, ओके। तो चलो अब हम डेटा के बाद डेटाबेस को समझते हैं कि बेसिकली डेटाबेस क्या होता है। तो हमने देखा था एग्जाम्पल में, सिक्योरिटी गार्ड वाले एग्जाम्पल में या अमेजोन वाले एग्जाम्पल में, कि जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो वो डेटा कहीं ना कहीं सेव होता है, और जहाँ पर वो डेटा सेव होता है हम उसको डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है डेटाबेस का, कि डेटाबेस जहाँ पर डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अमेजोन के एग्जाम्पल को लेके चल रहे थे, तो चलो अमेजोन के एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि अमेजोन में डेटा स्टोर हो रहा है। तो अब देखो तुम्हारे पास 4 टेबल है सामने, कस्टमर, ऑर्डर, पेमेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब 4 को हटाओ, हम इसको से और ज़्यादा सिंपल करने के लिए 2 टेबल को लेकर के चल रहे हैं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं अमेजोन पे गया था, जब मैंने अमेजोन पे पहली बार साइन अप किया और अमेजोन ने मुझे यूज़र आईडी प्रोवाइड करी, ठीक है, तो वो अमेजोन क्या करेगा, उसको कस्टमर टेबल पे सेव करेगा, ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो मान के चलो इस कॉलम की हेडिंग है यूज़र आईडी, यहाँ पे अमेजोन ने एज सेव किया हुआ है, यहाँ पे अमेजोन ने मोबाइल नंबर सेव किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र आईडी U001, U002, U003, ठीक है। एज कुछ भी ले लो रैंडम, 25, 47, ठीक है, 35, ओके। मोबाइल नंबर XYZ 1234 4321, ठीक है, कुछ भी रैंडम मोबाइल नंबर, ओके। तो ये समझ में आया, अमेजोन इस तरीके से कस्टमर टेबल क्रिएट करता है। देयर कैन बी मोर इन्फॉर्मेशन, देयर कैन बी एड्रेस, देयर कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो, बट हम मेन लेके चल रहे हैं कि कस्टमर टेबल पे अमेजोन ने यूजर आईडी सेव की है, एज सेव किया है, और मोबाइल नंबर सेव किया है। अब ऑर्डर टेबल का क्या मतलब हुआ, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं अमेजोन पे, तो वो जो डिटेल है, वो जो डेटा है, वो अमेजोन उसको ऑर्डर टेबल पे सेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अब मान के चलो कि मैं अमेजोन पे गया और मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर किया, ओके। तो एक टी शर्ट का अपना एक प्रोडक्ट आईडी भी तो होगा। जैसे जब मैंने अपना पहला अकाउंट अमेजोन पे क्रिएट किया, तो अमेजोन ने जिस तरीके से मुझे यूज़र आईडी प्रोवाइड किया, जिस तरीके से अमेजोन ने मुझे यू आईडी प्रोवाइड किया, सेम इसी तरीके से जब कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर अपडेट होता है, तो अमेजोन उसको प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड करता है, ओके। तो अब चलो हम ऑर्डर टेबल की बात कर रहे हैं कि मैंने कोई पहला ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है।
तो ऑर्डर टेबल पे अमेज़न क्या देखेगा कि कौन-सा यूज़र है जिसने ऑर्डर प्लेस किया, तो इस पे यूज़र आईडी है, ठीक है। अब उसके बाद अमेज़न देखेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट है जिसको उस यूज़र ने अ, ऑर्डर किया है। तो इट कैन चलो अब मैं प्रोडक्ट नेम भी हो सकता है, पर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, टू मेक इट सिंपल। प्रोडक्ट आईडी। अब मैं देखता हूँ कि किस दिन प्रोडक्ट आईडी से पहले यहाँ पे ऐसा लिखो ऑर्डर आईडी, ठीक है। क्योंकि मेरा एक ऑर्डर आईडी भी तो होगा ना, जिस दिन मैंने पहला ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। क्योंकि अलग-अलग कस्टमर अलग-अलग टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे, तो अमेज़न एक डिफरेंट आईडी प्रोवाइड करेगा सबको, ठीक है। अब देखा जाएगा कि कौन-सा कस्टमर ने कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो यहाँ पे अमेज़न इस टेबल में ये भी देखेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। टाइम या डेट, तो ऐसा कर लो उसको ऑर्डर डेट अच्छे से समझने के लिए। तो अब मान के चलो यूज़र आईडी U0001 ने इसको और इसने प्लेस किया ऑर्डर आईडी O1234, ठीक है। इसने प्रोडक्ट मंगाया था टी-शर्ट, तो प्रोडक्ट आईडी TS1234। दिस इज़ द प्रोडक्ट आईडी ऑफ टी-शर्ट। अगर जीन्स होती तो JS हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फैन होता तो FA हो सकता था, ठीक है। अमेज़न ने अपने हिसाब से वो डिफ़ाइन किया हुआ है। पर इस कंडीशन में इस यूज़र को जो प्रोडक्ट आईडी मिला फॉर टी-शर्ट, दिस वाज़ दिस प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ऑर्डर डेट, अब हमने देखा था कि जब हम डेट एंड टाइम मेंशन करते हैं एसक्यूएल के केस में, तो पहले ईयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का डेट 2025, ठीक है। मंथ देखेंगे दैट इज़ 10, डेट दैट इज़ 10। सो ईयर, मंथ, डेट, दिस इज़ द फॉर्मेट इन एसक्यूएल। तो अब ज़रा-सा यहाँ पे एक चीज़ समझो, दिस इज़ टेबल 1, दिस इज़ टेबल 1, T1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ टेबल 2 एंड दीज़ बोथ टेबल्स आर कनेक्टेड। अब ज़रा बताओ कैसे कनेक्टेड है? अब सपोज़ दैट कि एक अगर मैं कस्टमर हूँ और मैंने कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया है और अमेज़न मुझे वो चीज़ मेरे घर पे डिलीवर करेगा। अब अमेज़न को ये पता ही नहीं है कि कौन से कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएगा? तो देयर मस्ट बी एनी कनेक्शन। तो पहले टेबल पे मेरा नाम सेव हो रखा है, पर दूसरे टेबल पे मेरी आईडी है। देखो U0001 यहाँ पर अवेलेबल है। दिख रहा है कि U0001 का ऑर्डर आईडी ये है, प्रोडक्ट उसने ये ऑर्डर किया है और उसका ऑर्डर डेट ये है, ठीक है। तो ये दोनों टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये टेबल क्या कर रहा है? डेटा का स्टोरेज कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये एक डेटाबेस है, ओके। ये टेबल क्या है? ये डेटा का स्टोरेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या है? ये एक डेटाबेस है, ठीक है, डीबी है। एंड दीज बोथ डेटाबेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे डेटाबेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वैसे डेटाबेसेस को हम RDBMS बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर इट, दैट काइंड ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड RDBMS। तो RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ये हमने समझ लिया कि हाँ, डेटाबेस है जो आपस में रिलेटेड है, दैट काइंड ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो अब इसको हम और ज़रा बेटर तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने अमेज़न का एग्जाम्पल लिया था, तो अमेज़न में 2 टेबल्स अवेलेबल हैं, एक है कस्टमर टेबल, एक है ऑर्डर टेबल, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि अब अगर कस्टमर टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर टेबल में क्या है कि कस्टमर टेबल में यूज़र आईडी है, तो U0001, U002, U003 ये अवेलेबल है, ठीक है। इसका कुछ भी नाम हो सकता है ना, नेम कैन बी एनी XYZ, एज कैन बी एनीथिंग, ठीक है। नेम कैन बी एनीथिंग, एज कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तुमने सब, और देयर कैन बी मिलियंस ऑफ डेटा अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन हम जो चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है, कि बेसिकली ये रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है 2 डिफरेंट टेबल्स में, हम वो रिलेशनशिप समझने वाले हैं, ठीक है। तो तुम ज़रा-सा इसको समझो कि एक टेबल है कस्टमर टेबल, एक टेबल है ऑर्डर टेबल।
अब तुम अपना एग्जांपल लो, तुम्हारे पास अमेज़न की आईडी बहुत टाइम से होगी, ठीक है? तुम्हारा यूज़र आईडी एक यूज़र आईडी है, कॉमन यूज़र आईडी बहुत टाइम से चला हुआ है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा यूज़र आईडी U001 है। अब आज, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे, आज डेट एक्स है मान के चलो, ठीक है? इस डेट पे यूज़र आईडी U001 ने एक प्रोडक्ट मंगाया, वो प्रोडक्ट है ए, ओके? प्रोडक्ट आईडी उस प्रोडक्ट की है ए। अब सेम यूज़र आईडी, सेम पर्सन, ठीक है, U001 on some other date Y can order another product B, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र आईडी तो कॉमन है पर प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ठीक है? तो अल्टीमेटली ऑर्डर टेबल में क्या नोट होगा, अब मान के चलो यहाँ पे कोई दूसरा यूज़र आईडी है U002 जिसने कोई प्रोडक्ट मंगाया C ऑन डेट X, ठीक है? तो अल्टीमेटली तुम जरा यहाँ देखो, यूज़र आईडी 1 दैट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट आईडी A, ठीक है? यूज़र आईडी 1 दैट अगेन ऑर्डर्ड प्रोडक्ट B। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक ही यूज़र, ये सेम यूज़र है, बट यहाँ पे जो उसने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ओके? तो अब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि यूज़र आईडी यहाँ पे रिपीट हो सकती है इस टेबल में, ओके? तो यूज़र आईडी कस्टमर टेबल में अवेलेबल है, यूज़र आईडी ऑर्डर टेबल में अवेलेबल है। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में देयर आर 4 कीज दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दैट आर प्राइमरी की, ठीक है? अभी एक एक करके समझेंगे इसको। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, या इसको हम फॉरेन की बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में वी कैन कॉल इट फॉरेन की। और प्राइमरी की एंड फॉरेन की अभी हमने अपने पिछले एग्जांपल में कवर कर लिया है, देखा जाए तो मैंने वहाँ नाम नहीं लिया था, बट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। देयर इज अनदर की कॉल्ड यूनिक की, यूनिक की, एंड देन कैंडिडेट की। तुम्हारे को ये 4 कीज याद रखने हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की एंड कैंडिडेट की, ठीक है? कैंडिडेट की। तो अब प्राइमरी की क्या है? अब जरा इमेजिन करो कस्टमर टेबल, जब मैंने साइन अप किया तो मुझे यूजर आईडी मिला, बट अगर किसी ने साइन अप नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा दोस्त जिसने कभी अमेजोन पे आज तक कभी साइन अप किया ही नहीं है, क्या उसके पास कोई अमेजोन की यूजर आईडी होगी? नहीं होगी। तो इस टेबल पे, कस्टमर टेबल पे वही लोग होंगे जिन्होंने साइन अप किया है और जिनको यूजर आईडी असाइन की गई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि यूजर आईडी क्या यहाँ पर नल हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यूजर आईडी की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं हो और फिर अगले रो में हो, फिर इस वाले रो में अवेलेबल ही नहीं हो? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इ- इस पर्टिकुलर कॉलम में, यूजर आईडी वाले कॉलम में या फिर कस्टमर टेबल में वही लोग अवेलेबल होंगे जिन्होंने अमेजोन पे साइन अप किया है, जिन्होंने अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाया है। जिन लोगों ने अमेजोन पे अपना अकाउंट क्यों नहीं बनाया है, तुम ही जरा सोचो, वो यहाँ पे क्यों अवेलेबल हो गए? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं होंगी। नल वैल्यू का मतलब खाली वैल्यू, कुछ भी। तो जब यहाँ पे नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज नॉट नल, अ की दैट इज नॉट नल, नॉट नल, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग मतलब यूनिक। कि प्राइमरी की दो ही क्वालिटी है, नॉट नल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। समझ में आ गया कि एक कस्टमर टेबल में वही लोग होंगे अवेलेबल जिन्होंने साइन अप किया है, जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, तो वो लोग यूनिक होंगे। मुझे दो अलग अलग यूजर आईडी अमेजोन प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक मैं दो अलग अलग ईमेल आईडी, देखो दैट इज अ डिफरेंट वे। हम बना सकते हैं अमेजोन पे, एक ही इंसान 2 4 5 यूजर आईडी बना सकता है, ठीक है ना? बट अगर हम रियल में देखें तो एक ईमेल आईडी या एक फ़ोन नंबर पर अमेज़न एक ही यूज़र आईडी प्रोवाइड करता है, ओके? तो यूज़र आईडी बोल सकते हैं कि दैट इज़ यूनिक, वो रिपीट नहीं कर रहा है।
एंड यूजर आईडी नॉट नल, वहां पे वही लोग अवेलेबल है जिन्होंने अपनी आईडी बनाई है, तो वो नल वैल्यू नहीं है वहां पे। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि जब भी हम प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी की में दो ही चीजें याद रखनी है कि प्राइमरी की के केस में दैट इज एन एन नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, अब फॉरेन की क्या होती है, द नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि फॉरेन की क्या है। अब देखो यूजर आईडी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, बट इस टेबल में यूजर आईडी रिपीट हो रही है। आज डेट एक्स पे यूजर आईडी ने प्रोडक्ट ए मंगाया, सेम यूजर आईडी ने डेट वाई पे ये प्रोडक्ट मंगाया, मतलब यूजर आईडी रिपीट हो रही है। तो बेसिकली फॉरेन की क्या है, फॉरेन किसी एक अदर कस्टमर टेबल की जो प्राइमरी की है, अगर हम इस प्राइमरी की को पी के को इस टेबल में जब लिखेंगे, ठीक है, तो इसी चीज को हम फॉरेन की बोलते हैं। ओके, समझ में आती बात। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ की दैट इज यूज्ड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। आंसर इज फॉरेन की। तुम देखो, क्या क्या प्राइमरी की रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है? नहीं, फॉरेन की रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। रिलेशनशिप इधर से बन रहा है, ठीक है ना। रिलेशनशिप ये इस डायरेक्शन में बन रहा है कि दिस इज द यूजर आईडी एंड दिस इज द यूजर आईडी, सो द की दैट इज यूज्ड टू मेक द रिलेशनशिप इज फॉरेन की। तो अब यहाँ पे समझो कि हमने प्राइमरी की को देखा कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की क्या है? यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की क्या होने चाहिए? नॉट लाइक। ओके, अब देखो फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? इट इज नॉट यूनिक। इट इज नॉट यूनिक, रिपीट होता है फॉरेन की। ठीक है ना, मैंने आज इस डेट पर टी शर्ट ऑर्डर की है, मैं आज से 4 दिन के बाद जीन्स ऑर्डर करूंगा, मैं उसके 10 दिन के बाद एक लैपटॉप ऑर्डर करूंगा, तो मेरा यूजर आईडी हमेशा रिपीट होगा। तो दैट इज नॉट यूनिक, दैट कैन रिपीट। ओके, फॉरेन आईडी इज नॉट यूनिक, दैट कैन रिपीट इटसेल्फ, बट फॉरेन की शुड नॉट बी नल, कैन बी नल। देखो अब ये डेटा एंट्री करने वाले इंसान के ऊपर है कि वो नल वैल्यूज यहाँ कभी कभी, देयर आर पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फॉरेन की में नल वैल्यूज चले जाते हैं, बट इट शुड नॉट बी नल। ओके, अब उसके बाद हमने तीसरी की देखी थी एंड दैट इज यूनिक की। अब यूनिक की क्या है? यूनिक की इज सिमिलर टू प्राइमरी की, मतलब इट कैन नॉट बी, यूनिक की कैन नॉट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किसी और का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से मैच नहीं करेगा, मेरा आधार नंबर किसी और के आधार नंबर से मैच नहीं करेगा, मेरा पैन कार्ड किसी और के पैन कार्ड से मैच नहीं करेगा। बट अगर मान के चलो किसी के पास पैन कार्ड है ही नहीं अवेलेबल, तो वो क्या डेटा एंट्री करेगा? वो तो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। किसी के पास आधार कार्ड ही नहीं बनवाया है किसी ने, या फॉर एग्जाम्पल किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल ही नहीं है, किसी के पास वोटर आई कार्ड नहीं है। अब अगर आधार कार्ड का कॉलम है, यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे कि इस कॉलम में आप आधार कार्ड की एंट्री करो, तो आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो आप आधार कार्ड नहीं भरोगे ना यहाँ पे। अब अगला कॉलम देखोगे, क्या यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है अवेलेबल? अच्छा ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं आधार कार्ड को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और मैं ड्राइविंग लाइसेंस को फिल करता हूँ, तो आपका आधार कार्ड तो नल हो गया ना। तो यूनिक की का क्या मतलब हुआ कि इट विल नॉट बी रिपीटिंग, इट विल बी यूनिक, बट इट कैन बी नल। एंड कैंडिडेट की, अब देखो कैंडिडेट की जनरली हम एसक्यूएल में या अपने डेटा साइंस में उतना यूज नहीं करते हैं। ओके, अब कैंडिडेट की बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास कोई की अवेलेबल ही नहीं है दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो वैसे कंडीशन में देखो जब मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे यूजर आईडी नेम, अब अगर यहाँ पे यूजर आईडी होता ही नहीं अवेलेबल ऑर्डर टेबल में, और हमारे को तभी भी रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता। अब नेम, नेम क्या है? अब अगर मेरा नाम पीयूष है, किसी और का भी तो नाम पीयूष हो सकता है ना, तो नेम कैन रिपीट, तो हम नेम को प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। एज कैन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, मेरी एज 26 है, किसी और की भी एज 26 हो सकती है। देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पीपल जिनकी एज 26 हो सकती है, देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पीपल इनका नाम पीयूष हो सकता है। नेम कैन रिपीट इटसेल्फ, तो नेम में कोई यूनिकली बात नहीं है।
एज में कोई यूनिक बात नहीं है, यूजर आईडी इट्स यूनिक, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यूनिक की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। मेन चीज़ हमें याद रखनी है कि प्राइमरी की बात हो रही है तो प्राइमरी की जो है दैट इज यूनिक एंड दैट इज नॉट नल। फॉरेन की के केस में क्या होती है, फॉरेन की दैट कैन बी नल एंड दैट कैन बी रिपीटिंग बट दैट इज यूनिक फॉर अ पर्सन। हमने यूनिक की को देख लिया कि यूनिक की बेसिकली क्या होती है, कि यूनिक की फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस मेरे लिए डिफरेंट है, किसी और के लिए डिफरेंट होगा, बट नल वैल्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। अब कैंडिडेट की बात करते हैं। तो कैंडिडेट की में अल्टीमेटली अगर इस दोनों टेबल में कोई भी ऐसा की अवेलेबल ही नहीं है इसका यूज करके हम यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो हम इन दोनों कीज को मिला करके एक डिफरेंट की बनाते हैं वैसे कंडीशन में, और उस की का यूटिलाइज करते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। अल्टीमेटली देखो, दिस इज नॉट वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट इज यूज्ड इन डेटा स्पेस। तो कैंडिडेट की को अगर तुम उतना नहीं भी समझो, रहने दो, तो काम चल जाएगा तुम्हारा। बट हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम इतना बता सकते हो कि कैंडिडेट की कुछ नहीं है कि दो की को हमने मिलाया, फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी और नाम मिला दिया। मेरा नाम पीयूष है तो फॉर एग्जाम्पल PY, और यूजर आईडी को मिला करके U001 था, तो PYU001। और अब इसका यूटिलाइज करूंगा मैं दूसरे की के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की, कि मैंने अपना नाम का पहला इनिशियल लेटर यूज किया, उसको अपने यूजर आईडी के साथ मिक्स किया U001, और इन दोनों को मिला करके जो की बना, ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो की बना, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ठीक है। बट कैंडिडेट की का हम उतना यूज नहीं करते हैं डेटा साइंस में। मेनली प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की। तो प्राइमरी की समझ में आ गया, दैट इज यूनिक, दैट इज नॉट नल। फॉरेन की दैट इज यूनिक, दैट कैन बी नल। और फॉरेन की ही वो की है जो कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है फ्रॉम टू टेबल्स। तो बेसिकली एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का फॉरेन की होता है। और यूनिक की जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, etc। तो तो देखो, यहाँ तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने डेटा देखा कि बेसिकली डेटा क्या होता है। हमने ये देखा कि डेटा बेस क्या होता है। हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। हमने ये देखा कि डेटा बेस में कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, व्हाट आर द कीज दैट आर यूज्ड टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स। अब एसक्यूएल को भी हमने समझ लिया कि एसक्यूएल क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है। कि अगर मान के चलो एक बड़ा डेटा है और उसमें से मुझे कोई सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन निकालना है, एक बड़ा डेटा है, मुझे उसमें से देखना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल। मान के चलो ना कि अमेजोन का मेरे पास डेटा है और मुझे ये देखना है कि 25 से लेकर के 30 के बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिनका अमेजोन पे अकाउंट है। तो जब मुझे ये चीज़ एक बड़े डेटाबेस से कोडिंग के थ्रू कैलकुलेट करनी है, तो उसी लैंग्वेज को हम एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक ऐसा कोडिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करेंगे टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। बस इतनी सी बात को समझना था जिसमें हमने इतना टाइम लगाया। अब अगर तुम्हारे को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, सो गिव अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें कि हम एसक्यूएल के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम एसक्यूएल को सिंटेक्स को समझेंगे कि हम एसक्यूएल को लिखते कैसे हैं, उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, और एसक्यूएल को पूरा का पूरा धीरे धीरे करके हम मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। सो अगर तुम्हारे को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।